गुड इवनिंग। आज हम प्रीवियस ईयर जो री एग्जाम आपका हुआ था बिहार एसटीईटी का, उसका हम जो सेट प्रैक्टिस है वो करवा रहे हैं। ये सेट सी है आपका, सेट सी है। ये 26 फरवरी के जो आपका री एग्जाम हुआ था, 3 या 4 सेंटर का हुआ था ना, जो कैंसिल हुआ था, उसी का क्वेश्चन है ये 26 फरवरी वाला री एग्जाम। री एग्जाम किसका? एसटीईटी का। जी, तो हम केवल मैथ्स का करवा रहे हैं। ये 100 नंबर वाला जो है मैथ्स, उसका करवा रहे हैं। ये 100 मार्क्स का, यानी 51 से लेकर के 100 तक का है, उस प्रश्न को करवाएंगे। तो चूंकि हम तो वीडियो आपको जो प्रश्न बताते हैं वो थोड़ा डिटेल में बताते हैं, तो डिटेल में बताते हैं, इस वजह से 100 प्रश्न एक वीडियो में हो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम प्रयास करेंगे कि इस पर 5 वीडियो बना देंगे, यानी 20-20 प्रश्न, यानी 100 प्रश्न है। तो अभी 20 प्रश्न करवा देते हैं। अभी हम 20 प्रश्न नोट किए हैं, 51 से लेकर के है 70 तक का, और फिर 71 से आगे करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब 5 वीडियो बनाएंगे, 20-20 प्रश्न का कंप्लीट करवा देंगे। तो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर प्रश्न है, कुछ प्रश्न हम यहाँ बोर्ड पे लिख देंगे, ठीक है, और जो प्रश्न नहीं लिखेंगे बनाते समय वो उस तरफ शो हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये है क्यूब में, ये रूट में 3 है, यानी क्यूब रूट है। और फिर उसके बाद है ये स्क्वायर रूट 0.000729 प्लस क्यूब रूट 0.008 इक्वल टू व्हाट? इसका वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन से क्या मतलब है? हम जब बना ही रहे हैं तो एग्जाम में ऑप्शन का जरूरत है, हम भी बना रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन भी लिखेंगे यहाँ पे, नोट डाउन करेंगे तो समय बढ़ जाएगा। ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, हम लोग को बनाने से मतलब। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्क्वायर रूट में यहाँ 3 है और यहाँ 2 छुपा हुआ है, नहीं है कुछ। इसका मतलब क्या है? 2 छुपा हुआ रहता है, यहाँ 3 है, यानी कि क्यूब रूट। एक चीज थोड़ा सा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, क्योंकि हम प्रश्न बता रहे हैं तो साथ में बेसिक कंसेप्ट देते चलेंगे, नहीं तो केवल प्रश्न बनवाने का कोई मतलब नहीं। कंसेप्ट देने से होगा कि इस पर आधारित आपका सभी प्रश्न क्लियर होगा। जैसे अगर आपको बोल दे, अगर ये रूट में दिया हुआ ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वैसे तो होता है ये ए के पावर 1/2, ये सभी लोग जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है और यहाँ पे पावर है, तो ये वाला अंश में जाता है और ये वाला हर में। अगर यहाँ पे रहता, यानी कि ये 2 छुपा हुआ रहता है। कैसे? अगर ये 5 लिखा हुआ है तो बोलेंगे क्या साइन है? तो ये +5 है, क्योंकि यहाँ प्लस छुपा हुआ है। अगर माइनस रहता 8, -8, यानी माइनस साइन लगाना पड़ता, लेकिन +5 के लिए प्लस देने का कोई जरूरत नहीं, छुपा हुआ है। तो वही इसमें भी है, यहाँ पे क्या है? 2 छुपा हुआ है, तो ये 1/2 हो गया। फिर अगर यहाँ ए है और यहाँ 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए के पावर 1/3। अगर फिर यही है, ए है, यहाँ 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? ए के पावर 1/4 होगा। ठीक इसी तरह, तो ये यानी कि ये जो रूट में, इसके रूट में जो 3 है वो यहाँ हर में आ रहा है, जो रूट में है वो हर में आ रहा है। तो ये 1 कहाँ से आया? तो 1 यहाँ वाला है। अगर यही बोलते आपको ए के पावर 3 और ये रूट में ये 4, अब क्या होता? तो होता क्या? ए के पावर ये वाला अंश में जाता, यानी 3, और ये वाला हर में आता 4, ये 3/4। क्योंकि यहाँ पे 1 था इसीलिए 1/, लिखे 1 था इसीलिए 1। अगर देखिए ना, यहाँ भी अगर हम यहाँ कर दे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम इसको कॉन्सेप्ट को ऐसे दे सकते हैं आपको समझाने के लिए। ये बोल सकते हैं आपको कि यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया,
कि अगर ए है कोई संख्या और ए के पावर m और ये रूट में ऐसे n, यानी इतना बराबर आपका क्या हो जाएगा, a के पावर m बट्टे n सीधा, यानी कि ये जो रूट में जो होगा वो आपका जाएगा हर में, और यहाँ पर जो पावर में होगा वो जाएगा अंश में। कोई दिक्कत तो कोई एक, यानी कि ये पहला कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट इसी को डेराइव करेंगे। देखिए ना, हम अगर चैप्टर वाइज पढ़ाते ना तो इसको बहुत ही मजेदार तरीका से बताते, लेकिन चूंकि समय है नहीं कि चैप्टर वाइज पढ़ा सके। अगर मान लीजिए कि एग्जाम का डेट बढ़ता है, उम्मीद तो नहीं है कि बढ़े, अगर बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, मौका मिल गया तो आप लोग को एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से बताने में। तो ये तो हो गया आपका क्या, ये m और ये n। इसी में थोड़ा सा चेंज आता है, ये थोड़ा सा चेंज हम लोग ये बोल सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है। जैसे देखिए, इसी को लिखने का एक और तरीका है। अगर लिख दे a और यहाँ रूट में n, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर 1 बटे n। इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि ये अंश में जाएगा और ये हर में जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पे चूंकि m था इसीलिए हम m लिखे। अब हम पूछेंगे आपसे इसी कंसेप्ट को, देखिए आराम से समझिएगा आप लोग। अगर दिक्कत होगा समझने में तो आप वीडियो बैक करके फिर से समझिएगा। तो ये हो गया कंसेप्ट। फिर अगर इसमें हम करते हैं, अगर एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे से, तो बोल सकते हैं इसका मतलब निकालेंगे। इसका मतलब ये कि अगर a और यहाँ n, तो इसका मतलब हम लोग लिखते हैं a के पावर 1 बट्टे n, यही लिखते हैं। अगर यहाँ लिख दे पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा समझिएगा, ये टोटल पर पावर, तो इसका वैल्यू तो ये आएगा, इस टोटल पे पावर क्या आएगा, 2 आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब देखिए, तो क्योंकि एक और फार्मूला होता है उसका थोड़ा यहाँ से यूज हो गया। यूज ये हो गया कि a के पावर m और इस टोटल पे पावर n, तो क्या होता है, a के पावर m गुना n, यानी ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही यहाँ है। तो चूंकि हमारा ये संख्या है, इस पर अगर पावर 2 रख दिए, पावर टोटल पे 2, तो अब इस पे पावर 2, यानी कि a के पावर 1 बट्टे n के पावर 2, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, a के पावर 2 बट्टे n, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसे हो जाएगा 1 बट्टे n पावर में और गुना 2, तो 2 बट्टे n आ जाएगा, कोई दिक्कत। एक चीज यहाँ भी फिर देखिए, यहाँ भी वही, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम एग्जाम्पल है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्या, गुना, ये 2 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, a के पावर 2 बट्टे, यानी सीधी सी बात है। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकला, ये जो पावर है अंदर रहे या बाहर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल समझेंगे तो हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए क्या फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क यही नहीं पड़ेगा, जैसे अगर लिख दे दिए a के पावर m और यहाँ रूट में n। अब यहाँ पे कुछ भी रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कुछ नहीं रहेगा, मतलब 2 है, छुपा हुआ है। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, अगर कुछ रहेगा तो दे देगा। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, a के पावर m बट्टे n, यानी ये अंश में और ये हर में, सीधा बात। इसको बोलते हैं अंश न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर हर। तो ये m बट्टे n, यानी कि ये कहने का मतलब हो गया ये पावर में है, यही a के पावर। तो अब इसी को हम लिख देते हैं a रूट, सेम वही है, और ये पावर अंदर है ना, हम पावर बाहर लिखते हैं, तो भी वही होगा a के पावर m बट्टे n। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि पावर ये अंदर रहे या बाहर रहे, उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हम यही बताना चाह रहे हैं। देखिए एक ये हो गया आपका, और दूसरा ये फॉर्मूला, यानी कि ये जो पावर m है वो यहाँ रहे या यहाँ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा, सीधा सी बात है, देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये तो a के पावर m है अंदर में, तो a के पावर m, ठीक। और चूंकि ये
जब रूट लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, इस टोटल पे बोलेंगे 1/n, यही ना बोलेंगे 1/n। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ये दोनों m और 1/n, क्योंकि अभी हम बताए हैं किस फॉर्मूला से, a के पावर m और पावर m, तो दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a के पावर m/n यही आएगा। फिर यहाँ से देखिए अगर इसको लिखते हैं तो इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये हो जाएगा a के पावर कितना 1/n, ये अंश में और ये हर में जाता है तो 1/n, और फिर इस टोटल पे पावर कितना है m, तो भी तो ये मल्टीप्लाई होगा तो m/n ही है। तो यहाँ पे बस अंतर ये हो गया कि यहाँ m और यहाँ 1/n था, और इसमें क्या हो गया कि m बाहर था 1/n अंदर था, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई होके तो रिजल्ट सेम ही देगा ना, ये याद रखिएगा। चलिए तो हम इसमें देख रहे थे कि यहाँ 2 छुपा हुआ है। एक चीज और, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट जिसका जिसका यूज है दे देते हैं। अगर ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ऐसे दिया यहाँ है, अगर इसमें मान लीजिए कि p है और फिर इसी में रूट लगा के q है, यानी इसी फॉर्मेट पे यहाँ पे देखिए p के जगह 2 है, मतलब कुछ नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ 2 छुपा हुआ है, तो यहाँ p है और यहाँ ये इसी तरीका से इसी फॉर्मेट पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो एक एक करके ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले इस रूट को ब्रेक करेंगे, फिर इस वाले को। तो इसको क्या बोलेंगे, a के पावर 1/p होगा, क्योंकि हम केवल इतना का ब्रेक कर रहे हैं। देखिए ना इस पार्ट को, किसको पहले ब्रेक कर रहे हैं, इसको अगर ब्रेक करेंगे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, अभी अभी हम बताए थे कि a तो बाहर आएगा और a के पावर 1 है तो ये अंश में जाएगा और ये हर में जाएगा 1/p, ये आ गया। अब इस टोटल पे क्या है, इस टोटल पे ये लगा हुआ है, यही ना, तो इस टोटल पे लगा दीजिए ये, इस टोटल पे फिर क्या लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, कोई दिक्कत। तो अब ये फिर क्या हो गया, ये टोटल ब्रैकेट। अब फिर इसका काम करेंगे तो इसका काम भी वही, तो a के पावर क्या हो जाएगा 1/p गुना, फिर इसके लिए क्योंकि ये टर्म हो गया, इस टर्म के पावर कितना है 1, तो 1/p, यही ना है टोटल। और जब मल्टीप्लाई हो तो ये दोनों साथ में आ जाए, यानी कि हम सीधा ये कह सकते हैं आपको एक लाइन में। देखिए हो सकता है कि अच्छे से नहीं समझ में आए तो वीडियो बैक करके देखिएगा, थोड़ा हम जानबूझकर तेजी में बता ही रहे हैं, नहीं तो फिर खत्म भी नहीं हो पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a के पावर अगर यहाँ m है फिर यहाँ n है तो इतना बराबर क्या लिखेंगे, a के पावर, ये तो पावर कितना है 1 है ना, तो ये तो 1 होगा ही, और बट्टे और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे में m गुना n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ रहता b रहता तो यहाँ पे b देते, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। एक और कॉन्सेप्ट, a यहाँ m है यहाँ n है। अब इस दोनों को चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बराबर अगर लिखे a और यहाँ m n है ना, पहले m है तब n है, तो हम यहाँ लिख देते हैं n और तब लिख देते हैं m। ये देखिए यहाँ था पहले m तब n, यहाँ क्या है पहले n तब m, इंटरचेंज कर दी, इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये बाहर निकालेंगे तो a होगा और ये हो जाएगा 1/m होगा, सॉरी 1/m, 1/, ये 1 और ये, क्योंकि ये अंश में जाएगा और ये हर में 1/m, और इस पर आ जाएगा ये आएगा। फिर इस टोटल, अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये फिर इस टोटल पे पावर कितना है 1, तो फिर आ जाएगा ये a के पावर ये 1/m और टोटल पे पावर 1/m, यही आएगा। तो फिर जब मल्टीप्लाई होगा तो यही ना आएगा, ये a के पावर 1/m, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा गुने 1/m, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो a के पावर 1/m
m गुना n, इसीलिए ना हम डायरेक्ट बोले ये a है तो इसके पावर 1, ये 1 है तो अंश में जाएगा, और ये सबको मल्टीप्लाई करके हर में एक साथ लिख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो सॉल्यूशन आ गया। अब चूंकि ये दोनों इंटरचेंज कर दिए तो कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, दोनों बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वही है। यहाँ पे हो गया कि अब इसको पहले ब्रेक करेंगे तो a के पावर 1/n, 1 और ये n आ गया, और फिर ये रूट में ये आपका n। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये a के पावर 1/n और टोटल पे पावर ये 1/n, 1/n। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा a के पावर 1/n गुने 1/n। अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या आ गया, केवल आ गया कि यहाँ 1/m तब 1/n आया, और यहाँ पे 1/n पहले आ गया, लेकिन गुना से कोई फर्क आएगा क्या? तो इसीलिए ये दोनों इंटरचेंज करने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम लोग सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ गए, यानी कि यहाँ का यहाँ रख दिए, यहाँ के यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जाएगा अंश में a के पावर 1, इसका जो पावर होगा अंश में, और हर में क्या जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ रहे या ये यहाँ रहे, दोनों का तो हमको करना है मल्टीप्लाई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी हमारा जो प्रश्न में यूज आएगा, तो अभी हम यहाँ इंटरचेंज करेंगे, इसीलिए आपको बता रहा है। तो इंटरचेंज करेंगे तो इस प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा, ये 0.0000729 ये। अब यहाँ 2 है ना, छुपा हुआ है यहाँ 3, तो हम ये अंदर में 3 रख देंगे और इसको बाहर वाले पर 2 छोड़ देंगे, यानी कि दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। सीधी सी बात, हम बोले हैं इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता दीजिए। फिर अब ये देखिए, ये क्यूब रूट हो गया ना, तो ये चूंकि दशमलव वाला है, तो ये चूंकि इस संख्या के आगे केवल दशमलव है, कोई अंक है क्या? कोई अंक नहीं है, तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2, और चूंकि 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि ये 0.2 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको बढ़ेंगे तो ये आपका कितना है, 729 है। तो 729 यानी कि हम यहाँ पे इंटरचेंज क्यों किए, क्योंकि 729 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पहले तो इसका काम होता है तब इसका। तो चूंकि हम इंटरचेंज कर दिए तो अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। तो हमारा 9 का क्या हो जाएगा बताइए, ये 9 का क्यूब है, देखिए 9 गुने 9 क्या होता है, 81। फिर 9 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 9 और ये बात है 729, यानी कि बोल सकते हैं कि ये 9 का क्यूब है। तो यानी कि 9 का क्यूब है, तो ये क्यूब रूट यानी कि 9, और चूंकि 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 अंक के बाद होगा, 1 और 1 2 अंक के बाद, यानी कि ये 0.09। तो इसका काम हो गया क्यूब रूट का, और ये स्क्वायर रूट ये वाला बच गया, प्लस ये 0.2। फिर अब देखिए, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी स्क्वायर रूट, तो यहाँ 2 छुपा हुआ है, तो ये क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव, और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 0.3 प्लस 0.2 बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0.5। तो 0.5 आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर हम इसमें नहीं लिखे, कोई बात नहीं, 0.5 आएगा इस तरह आपका। चलिए मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका। पीछे बहुत से लोगों का मैसेज भी आ रहा था व्हाट्सएप पे कि सर आप वीडियो में लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। तो इसलिए नहीं बोलते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ब खुद सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अगर ज़रूरत होगा तो, और लाइक और शेयर कीजिएगा, इसीलिए हम नहीं बोलते हैं। क्योंकि हम आपसे लाइक और सब्सक्राइब करवाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, कुछ आपको दे रहे हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सीख लीजिए, ज़्यादा अच्छा। वैसे तो ये आपका काम है, कोई पैसा लगता नहीं, कीजिए या नहीं कीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर कीजिएगा। बोल दिए, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर आप वीडियो में बोलते ही नहीं कि बोला कीजिए, तो चलिए बोल दिए। क्वेश्चन है 52 नंबर, यदि
इंग्लिश वाला है चूंकि, तो हम हिंदी में कर दिए। ऐसे दोनों है, इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है। हम हिंदी लेकर चले या इंग्लिश, इंग्लिश में बोल देंगे। अगर कोई लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे तो हिंदी ही लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा। यदि x+5 क्या है, px इक्वल टू x³ -20x प्लस 5k का एक गुणनखंड है, का एक, इधर ही लिखते हैं, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या हो, तो k बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि इफ ये दिया हुआ है x+5 px इक्वल टू इतना इज ए फैक्टर, यानी गुणनखंड है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, k। तो k का वैल्यू, तो अब सीधी सी बात है, अगर ये x+5 जो है इस एक्सप्रेशन का क्या है, इस एक्सप्रेशन का यानी इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का क्या है, ये अगर ये फैक्टर है, यानी कि इसका वैल्यू अगर उसमें पुट करेंगे, यानी कि ये x+5 अगर उसमें पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 के बराबर, यानी x बराबर आपका आ जाएगा -5, यानी x का वैल्यू -5 अगर रखेंगे इसमें, तो ये मान क्या दे देगा, 0 के बराबर। तो हम लोग रखते हैं इसमें x बराबर -5 यहाँ, तो ये -5 इसके जगह रखेंगे, तो ये -5 का हो जाएगा क्यूब, माइनस आपका ये हो जाएगा 20 गुना ये x के जगह -5, ये -5 प्लस 5k, अगर ये वैल्यू इसमें x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो चूंकि गुणनखंड है तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, तो -3 बार गुना होगा तो माइनस साइन ही रहेगा, और 5 का क्यूब 125, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100, 20 बचे 100, फिर प्लस 5k इक्वल टू 0। अब देखिए -125 और ये प्लस में 100, तो ये आएगा -25, क्योंकि घटेगा तो ये 100 प्लस में है और माइनस में 125, तो -25 बचेगा। -25 बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 25, इस तरफ आ जाएगा तो बचेगा 25, और ये 5 के इधर आ जाएगा, तो आपका के बराबर ये 5 बार में कट जाएगा, तो के बराबर आपका कितना हो गया, 5 निकल गया के का वैल्यू। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत से लोग नोट्स लिए हैं, हमारे नोट्स से भी पढ़ रहे हैं। आप लोगों को भी अगर नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या व्हाट्सएप नंबर एक बार लिख देते हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8507029484, यही व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कीजिएगा। और आपको कितना पे करना है, 299, 299 रुपये अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से पे कीजिएगा तो आपको STT मैथ्स का केवल टोटल नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो लोग इच्छुक होंगे जरूर मैसेज कीजिएगा। बहुत से लोग तो ले चुके हैं, जो लोग लिए हैं पढ़ रहे हैं। चलिए आपका 53 नंबर है, 53 नंबर है बहुपद, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, बहुपद 7y² -11/3y -2/3 के शून्यक होंगे, इतना के शून्यक, इतना के शून्यक होंगे। तो शून्यक का मतलब क्या होता है,
मतलब कि इस पॉलिनोमियल का मान y के किस वैल्यू के लिए इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा। तो हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। तो ये 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल टू 0, यही ना। यानी कि ये y के किस मान के लिए इसका, इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का मान 0 होगा, यानी कि शून्यक। शून्यक बोले या हल बोले या सॉल्यूशन बोले, कुछ भी बोले, तो इसका शून्यक निकालना है। तो सब, तो अब ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि ये था एक एक्सप्रेशन बराबर 0, यानी कि अब हमारा बन गया इक्वेशन। तो हम सबसे पहले देखें ना, ये हो गया किस फॉर्मेट में, ax² प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हो गया आपका। तो निकालना तो जानते ही, तो निकालने का x का वैल्यू निकालने का दो फार्मूला होता है। एक तो आप शॉर्टकट मेथड से फैक्टर करके निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका हो जाएगा आपका ये विवेचक से, डिस्क्रिमिनेंट से, वो भी पढ़ना जरूरी है। x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, ये सब याद रहना चाहिए। तो हम अभी क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो बहुत से लोग इस प्रश्न को इसलिए एग्जाम में छोड़ दिए हैं कि चूंकि सर यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो हम फ्रैक्शन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हम बताते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने का, बस दोनों तरफ ये कर सकते हैं ना कि बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना दोनों तरफ। तो इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 21y², 7 21, और माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कटेगा तो ये 11y, माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, -2 इक्वल टू 0 में 3 से गुना होगा तो कोई दिक्कत तो हुई। अब आ गया ना। अब यहां से ये कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, ये सॉरी 21, 21 दूना 42, ये तो इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो ये 21 दूना 42, तो ये हो जाता है ए, चूंकि ये इसमें गुना हो जाता है, तो जब अगर ये 42 हो जाएगा तो यहाँ माइनस है, तो इसको ऐसा दो भाग में ब्रेक करना है ताकि घटाने पर आना, देखिए ऐसा दो भाग में ब्रेक करना है ताकि ये घटाने पर क्या आना चाहिए, 11, और गुना करने पर 42। तो हम बोल सकते हैं 14 या 42, 14 गुने 3, चूंकि ये दोनों का अंतर आ जाएगा 11, और दोनों को गुना करने पर ये 42। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो ये 21y², ये आपका हो जाएगा -14y प्लस 3y, तभी तो ये -14y और प्लस 3y -11y हो जाएगा, और ये -2 इक्वल टू 0। तो फिर हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है 7y कॉमन ले लेंगे। तो 7y कॉमन लेंगे तो ये 3y, और ये -2 प्लस, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 1, तो 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3y - 2 बराबर 0। यहाँ से अब क्या बनेगा, यहाँ से इधर लिखते हैं, यहाँ से बन जाएगा ये दोनों में कॉमन क्या है, 3y - 2, 3y - 2, तो कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा ये 3y - 2, और फिर दूसरा क्या बनेगा हमारा 7y + 1, तो ये 7y + 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे तो 3y - 2 बराबर 0, तो आपका ये आ जाएगा 3y बराबर 2, तो y बराबर 2/1। दूसरा इससे क्या आ जाएगा, इसको अगर लेंगे 7y + 1 बराबर 0, तो ये आपका 7y इक्वल टू -1, तो y बराबर -1/7, यानी इसका दो शून्यक आ गया, एक आ गया 2/3 और दूसरा -1/7। तो आपका ऑप्शन में है 2/3 और -1/7, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह 2/3 -1/7, 3/7, 4/7, ऐसे करके 4 ऑप्शन, तो एक ऑप्शन दिया, यानी ये आपका उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में
क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अगर डेट बढ़ता है तो लाइव क्लास लेंगे यूट्यूब पर फ्री में, तो आप लोग को एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो बना करके अपलोड करने में टाइम लगता है, और जब लाइव क्लास पढ़ाएंगे तो कोई समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट अपलोड होते रहेगा, तो उसमें परेशानी नहीं होगा। और इसमें थोड़ा परेशानी हो जाता है कि वीडियो बनाइए फिर उसके बाद अपलोड कीजिए, तो इसीलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। ऐसे अगर लाइव क्लास लेना रहे तो 3-3 घंटा का भी क्लास चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर बोल रहा है कि यदि 3 के पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 के पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान बताइए। यानी अगर यदि इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो आपको x का मान निकालना है जिसमें, तो x का मान निकालना है तो सिंपल सी बात है, आपको सर्ज एंड इंडिसेज घातांक एवं करनी इस चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर जुटता कब है, पावर जुटता है कब, जैसे अगर a के पावर रहे m गुना a के पावर n, यानी बेस समान रहे तो पावर जुट जाता है, a के पावर हो जाता है m प्लस n, कोई दिक्कत तो बोली, a के पावर m प्लस n यानी गुना में पावर जुट जाता है, तो यहाँ भी वही, तो ये 3x गुना 3 के पावर 8 लिख सकते हैं, तभी तो ये बेस समान है, तो ये 3 के पावर x प्लस 8 हो जाएगा, जुट के ये आया होगा। फिर इसी तरह इसको क्या करेंगे, 27 के पावर ये 2x और ये गुने 27 के पावर 1, तो 1 तो लिखने से कोई फायदा नहीं, तभी तो ये 27 बेस समान है, तो 27 के पावर ये 2x प्लस 1 दोनों का पावर जुट गया, ये आया होगा। फिर क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, यहाँ 3 के पावर में है तो इसको 3 के पावर में रखेंगे, तो अब इसको उधर ले जाइए और इसको इधर लाते हैं, तो अब इसको ये बराबर के इस तरफ है तो उधर ले जाएंगे तो भागा में जाएगा, तो ये इधर रहने देते हैं 3 के पावर 8 और इसको इधर ले आते हैं, एक स्टेप बढ़ जाते हैं अच्छा से समझने के लिए, ये सही है 3 के पावर 8, इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 8 बराबर ये इसको क्या बोलेंगे 27 है, तो 27 को बोल सकते हैं 3 के पावर 3 के पावर ये 2x, यही ना, 3 3 और 27 के पावर 2x गुना इसको क्या बोल सकते हैं 27 को 3 के पावर 3 बोल सकते हैं, और ये बट्टे इसको ये बोल सकते हैं, इसको ये बोल सकते हैं, और ये 3 के पावर x जो है इसको इधर ले आते हैं, तो ये 3 के पावर x, अब ये इधर गुना में है तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये 3 के पावर 8 बट्टे ये आ जाएगा आपका 3 के पावर 3 बराबर ये आपका हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीछे बताए थे कि अगर a के पावर m और पावर है n तो बराबर a के पावर m गुना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, तो ये 3 के पावर बोल सकते हैं 6x, 3 के पावर 6x बट्टे ये 3 के पावर 1 आएगा। अब एक और बताते हैं, एक और क्या होता है, जैसे ये गुना में बताए इसी तरह भाग में होता है कि अगर a के पावर m बट्टे a के पावर n बेस समान रहे तो पावर घटता है, a के पावर m माइनस n होता है, जैसे यहाँ गुना में हुआ वैसे ही यहाँ भाग में, गुना में जुटेगा भाग में घटेगा, तो ये भाग में है बेस समान है 3 के पावर 8 और 3 के पावर 3, तो घट जाएगा, तो 3 के पावर 8 माइनस 3 यानी 3 के पावर 5 बराबर 3 के पावर 6x बट्टे 3 के पावर x घटेगा, 6x में से x जाएगा तो 3 के पावर 5x आएगा। फिर एक और होता है फॉर्मूला, ये पहला दूसरा फिर तीसरा देखिए, ये होता है कि अगर a के पावर m है बराबर a के पावर n है, तो ये तभी होगा जब ये m और n बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी ये संभव है, तो ये बेस समान है यानी कि पावर भी समान होगा, तो ये 5 बराबर क्या हो जाएगा 5x, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, एक बार में कट जाएगा यानी x बराबर 1, तो x का वैल्यू कितना है 1,
तो ये हम एक्सप्लेन करके बताते हैं, ये बाई ऑप्शन भी बता सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4, मतलब 4 ऑप्शन, तो चेक कर लेते, अगर 1 रखते तो यहाँ पे 1, तो 3 के पावर 9 हो जाता, फिर यहाँ पे 1 रखते तो ये 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि ये कितना हो जाए 27 के पावर 3, तो 27 के पावर 3, 27 के पावर 3, तो इसको बोल सकते हैं 3 के पावर 3 और पावर 3, यानी 3 के पावर ये 9, और यहाँ भी 8 है ना, 3 के पावर 9 बराबर तुरंत हो जाता है बाई ऑप्शन। तो कभी कभी बाई ऑप्शन भी बना लिया कि, लेकिन ये कंसेप्ट हुआ एक्सप्लेन करके बताने का, ये हमारा ये मकसद था कि आपको इस क्वेश्चन के सहारे बहुत सारा कंसेप्ट दिए। आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इससे फायदा हुआ या नहीं, फिर उसी अनुसार हम आगे का वीडियो बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, एक्स तथा वाई के लिए हल करें। लिख देते हैं एक्स तथा वाई के लिए हल करें। इक्वेशन दिया हुआ है 2, एक दिया हुआ है 2x प्लस 7 बड़ा, सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और दूसरा दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यानी x तथा y का मान निकालना है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि ये कैसा इक्वेशन है, सिमल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण। अलजेब्रा में पढ़ना है, डिटेल जब बताएंगे चैप्टर वाइज, अगर पढ़ाने का मौका मिला तो बताएंगे। इसको बोलते हैं युगपत समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो हम या तो x को बराबर करते हैं, x के कोफिशिएंट को, या y को, तभी तो कटेगा ना। तो इसमें 2 से ये 4x है, इसको भी 4x बनाते हैं, तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 4x प्लस 2y बराबर ये 14, यही आएगा। तो ये और इसको इसी तरह रहने देते हैं, क्योंकि इसमें बराबर के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए कितना से 2 से 4x बनाने के लिए, 4x माइनस 3y, और ये है प्लस 1 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो -1, यानी -1। अब दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे 10th में तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखते थे, ऐसे करके इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन 1 मानते थे, अब इसको इक्वेशन 2 मानते थे। तो 1 में से 2 घटाने पड़ते, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो साइन बदल जाता है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस साइन बदल जाएगा, तो ये 4x प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, और ये 2y, और ये भी प्लस हो गया तो ये 3y, 2 और 3 5, यानी कि 5y इक्वल टू ये 14 और ये प्लस 1 15, यानी y बराबर कितना, 5 से कटेगा ये 3 बार, तो y बराबर 3। तो y का वैल्यू 3 निकल गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ 3 रखेंगे y का, तो बराबर के उस तरफ 3 जाएगा तो -3, यानी कि 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो 2x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, तो यानी कि x बराबर 2 निकल गया, वैल्यू पुट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 नंबर। सोचे थे 20 क्वेश्चन करवाएंगे, हो ही नहीं पाए, बहुत समय हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो दिक्कत। चलिए जितना हो सकता है प्रयास करते हैं। 2 समीकरण दिया गया है, समीकरण के ग्राफ 2 रेखाएं,
चलिए समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 एवं एक और दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के ग्राफ दो रेखाएं हैं, इतना के ग्राफ दो रेखाएं हैं। चूंकि हिंदी लिखने की आदत हमको है नहीं बोर्ड पे, हम इंग्लिश में पढ़ा है, लेकिन बिहार एसटीटी का एग्जाम है, आप लोग हिंदी मीडियम से है इसलिए लिखना पड़ रहा है। तो हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, इंग्लिश में चूँकि थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, क्योंकि इंग्लिश का ही यूज करते हैं। आप लोग हिंदी मीडियम से है, दिक्कत हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, तेजी से देख लेते हैं। पहला है समांतर है, फिर दूसरा है बी में संपाती है, संपाती है, सी में है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और चौथा डी नंबर ऑप्शन है एक दूसरे पर लंबवत है, एक दूसरे पर लंबवत है, लंबवत है। चलिए 4 ऑप्शन है, तो हम केवल इस प्रश्न को नहीं बताएंगे बल्कि इस पे जो जो आधारित है ये चारों ऑप्शन को समझाएंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समानांतर है, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये संपाती है, संपाती इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट मतलब एक ओवरलैप करना, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करेगा, यानी कि ये दो रेखा, ये और ये लाइन दोनों पैरेलल। संपाती का मतलब हो जाएगा ये रेखा उसी के ऊपर दूसरा है, ओवरलैप कर गया, यानी दोनों रेखा इसी पर, ये हो गया संपाती। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद इंग्लिश में बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, मतलब देखिए ऐसे कटेगा, इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, इस बिंदु पर ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी रेखा, ये और ये दोनों रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। एक दूसरे पर लंबवत है, यानी एक दूसरे पर लंबवत है, यानी कि ये रेखा और दूसरा रेखा ये लंबवत है, देखिए ना दूसरा रेखा ये लंबवत है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है या नहीं उससे मतलब नहीं, बस ऐसे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में पैरेलल, इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, और इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। 4 अब कब स्थिति में क्या होता है ये आपको बताते हैं। क्या होता है, तो ये चारों का मतलब समझ गए, मतलब समझ गए तो क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया कैसा इक्वेशन, सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये सिमल्टेनियस इक्वेशन में ही हम लोग निकालते हैं क्या, याद कीजिएगा a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका एक और केवल एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि ये होगा एक और केवल एक सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के लिए ये होगा एक और केवल एक सॉल्यूशन, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। फिर होता है दूसरा a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। ये किसका हो जाता है, a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे b2, इसका हो जाएगा पैरेलल का। समानांतर है तो नो सॉल्यूशन होता है, एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेखा पैरेलल हो जाएगा तो एक्स और वाई का कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं निकलेगा, और ये इंटरसेक्ट करेगा प्रतिच्छेद करेगा तो एक सॉल्यूशन आएगा, यानी ये दोनों का एक और सी का हो गया। अब संपाती है यानी ओवरलैप,
तो ओवरलैप के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी ये रेशियो बराबर हो जाता है इसका, तो ये हो जाता है संपाती यानी कोइंसिडेंट। कोई दिक्कत? और परपेंडिकुलर एक दूसरे पर लंबवत कब होगा, तो लंबवत के लिए भी यही हो जाएगा आपका, इधर गया ये एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा, लंबवत के लिए भी यही कंडीशन होता है। लेकिन उसके लिए क्या हो जाता है, एक वैल्यू जीरो हो जाता है, यानी एक में x जीरो हो जाएगा और दूसरा में y जीरो हो जाएगा, तभी तो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो इसमें हमारा क्या है, तो यहाँ पे A1 बराबर तो निकाल लेते हैं, तो A1/A2, तो यहाँ पे ये A1 बोलते हैं, इसको B1 बोलते हैं, ये तो जान रहे हैं ना आप लोग, अब मिटाते हैं, समझा देते हैं। तो ये A1/A2 तो क्या आता है सो देखते हैं, तो ये 6/3, फिर ये क्या है -2 ये -1 आएगा, और इधर आएगा 9/12, 9/12, यही है। तब देखते हैं बराबर आता है कि नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 3 दूना 6 2, यानी कि 2/1, और ये आ जाएगा कट करके, ये माइनस से माइनस कटेगा 2, यानी ये 2/1 होगा, और ये होगा 3 से 3 और ये 4, यानी 3/4, यानी कि ये दोनों बराबर और ये नॉट इक्वल टू, यही ना होगा, ये इक्वल टू ये नॉट इक्वल टू। तो ये कंडीशन किस में होता है, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं, यानी कि पैरेलल, यानी समानांतर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है एसटीटी का, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी भी पूछ देता है कि गलती कर दीजिएगा जो लोग पढ़े हुए, और जो लोग नहीं पढ़े हुए उनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 9th-10th तो आप लोग पढ़ के ही निकले हैं। बस ये है कि बहुत से लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कहीं अपना पैसा कमाने का कुछ उपाय सोचे हुए हैं, तो इधर उधर काम करने की वजह से छूट गया है। अगर सही से अगर 3 महीना का टाइम मिले, अगर पढ़ा जाए तो कुछ है नहीं, लेकिन अचानक से डेट आ गया है एग्जाम, और बहुत से लोगों का आदत भी है, अगर डेट नहीं आता, अगर बैच स्टार्ट करते तो आप लोग वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर, यदि किसी दिए हुए भिन्न के अंश में, तो हम मान लेते हैं कि कोई भिन्न यानी कोई फ्रैक्शन x/y है, क्या मान ली, कोई भिन्न x/y है, यदि किसी दिए हुए भिन्न के अंश में से एक घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। पहले में बोल रहा है अगर कोई भिन्न x/y है तो अंश में से एक घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। ठीक, फिर बोल रहा है यदि अंश से 7 घटाया जाए और हर से 2 घटाया जाए तो वह 1/3 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या होगा। तो ठीक है, इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन सिमल्टेनियस इक्वेशन यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x - 2 इक्वल टू ये y + 2, फिर ये क्या हो जाएगा 2x, ये आएगा इस तरफ -y इक्वल टू ये 2 उस तरफ जाएगा, तो ये 2 और 2 4। फिर इधर देखते हैं, इधर भी क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3x - 21 इक्वल टू y - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर y इस तरफ आया तो 3x - y इक्वल टू 21 उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस में 21 हो जाएगा, 21 में से 2 जाएगा तो 19 आ गए।
अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, तो दोनों का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये इसको यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 19। घटाते हैं 1 में से 2 को, तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये y से y कटेगा माइनस प्लस, तो ये 2x में से 3x जाएगा, तो माइनस x इक्वल टू -19 और ये +4 यानी -15, यानी माइनस से माइनस कटेगा, तो x बराबर आपका आएगा कितना, 15। तो x का वैल्यू 15 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, इसी में। तो x का वैल्यू अगर इसमें 15 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28, 28 और ये फिर -2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 26। एक सेकेंड चाहिए, ये 3x माइनस वाई माइनस ये 19 है, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस ये कट गया, सही, ये 2x यानी -x और ये आपका बच गया -15 यानी x बराबर 15। तो ये 15 रखेंगे तो 15 दूना 30, 30 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 28 और ये फिर माइनस इधर आएगा 28 में से, यानी कि y बराबर आपका आ गया 26। तो y 26 x बटे वाई यानी कि आपका आ गया 15/26। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। अब देखिए ये तो हम बना लिए, बाई ऑप्शन भी बना सकते थे, थोड़ा सा टाइम बचता। बोल दिया ना कि अंश में से एक घटाने पर, तो चारों ऑप्शन चेक करते, तो ये अंश में से एक घटाते तो ये 14 होता, ये 2 जोड़ते तो 14/28, 14 दूना 28, 1/2 है। फिर इसको भी चेक करते, ये 7 घटता तो ये होता 8, 8 बटे ये हो जाता आपका 2 घटता तो 24, 8/24 यानी कि 8 3 24, 1/3। तो चारों ऑप्शन चेक कर ले तो आ जाता है, यानी 15/24। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कोशिश करेंगे कि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, दे देते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 8507294484। आप इस पे मैसेज कीजिएगा, आपको 200 रुपया 299 मात्र इतना रुपया पेड करना है आपको। मैथ्स का STT का नोट्स पेपर 1 का, केवल पेपर 1 का मैथ्स का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो लोग नोट्स से पढ़ना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 58 नंबर क्या है आपका। दो अंकों वाली संख्या, एक संख्या के अंकों का योग 12 है। दो अंकों वाली एक संख्या है, तो 2 अंक वाला हम संख्या क्या मानते हैं, 10x + 1। अब ये उतना एक्सप्लेन करना इस टॉपिक को संभव नहीं, क्योंकि प्रश्न है तो अभी बना रहे, नहीं तो इसको भी बताते एक्सप्लेन करके कि क्यों मानते हैं यही संख्या 10x + y है। तो 2 अंकों वाली संख्या, एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो हम संख्या माने 10x + y, तो अंकों का योग, तो अंक क्या है, x और y, इस संख्या का अंक, तो x + y कितना दे दिया है, 12 दे दिया है। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार से बनने वाली नई संख्या और दी हुई संख्या से 18 अधिक है, तो यानी कि दोनों का अंक, यानी कि 2 अंक का कोई संख्या मान लीजिए कि 35 है, और इस दोनों अंक को पलटने से जो बनता है संख्या 53, तो ये दोनों का अंतर बोल रहा है कि 18 है, 18 अधिक है। तो 18 अधिक है तो क्या होता है, अगर ये ओरिजिनल संख्या आपका क्या बोल रहा है, छोटा है, क्योंकि पलटने पर जो संख्या बन रहा है वो अधिक, तो आपका 9 × y - x बराबर हो जाएगा 18 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, जो ये इक्वेशन बना दी, अब संख्या निकाल सकते हैं, पहला तरीका। तो ये आपका हो जाएगा x + y 12, ये हो जाएगा y - x बराबर ये 9, ये 2 हो जाएगा, 9 से कटेगा 18, 2 बार, तो ये आप, और ये x + y कितना है 12, x + y बराबर 12।
तो ये जोड़ेंगे दोनों को तो ये कटेगा, तो ये 2y बराबर हो जाएगा आपका 14, तो y बराबर आ जाएगा 7, तो y बराबर यहाँ 7 रखेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 5। तो आपका संख्या यही ना, संख्या यही माने थे, नंबर नंबर। तो यहाँ पे x रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह 5, तो 10 × 50 और 7 57। यही है आपका उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी 57। अब देखिए इसमें, अब इसी को ना, इसी को पलट देंगे सर कि ये दोनों अंक को पलटते तो क्या बनता, 75 बनता। तो यही बोल रहा था कि ये दोनों अंकों का योग 12 है और ये दोनों अंक को पलटेंगे तो जो संख्या बनेगा, ये दोनों का अंतर बोल रहा है 18 का। तो देखिए 18 जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए ना, तो ये 7 8 15 का 5 करिए 1 और 1 2 और 5 7 आ गया दोनों का अंतर, यही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 59 नंबर, द्विघात समीकरण x² प्लस bx, द्विघात समीकरण आपका समीकरण जो है टाइपिंग करने में स्क्वायर नहीं लिखा पाएगा इक्वेशन सही से, तो उधर जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो थोड़ा इधर देख लीजिएगा, उधर गलती है। x², आपको ये x2 जो दिख रहा है ना उसमें वो x² है एक्चुअली, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। खैर इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, यदि d ग्रेटर देन 0 तथा d एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन के लिए जो लोग नोट्स ले चुके हैं हमारा, उस नोट्स जो अलजेब्रा का नोट्स दिए हैं उसमें पहला पेज में ही होगा, पहला पेज या दूसरा पेज में ही देखिएगा, इसका एक्सप्लेन हमारा बहुत अच्छे से उसमें किया हुआ है। बस थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन एक्सप्लेन बहुत अच्छे से हम किया हुआ दिए हैं आप लोग को, उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि जो आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में उसमें 3 ही दिया हुआ रहता है। 3 क्या रहता है दिया हुआ, एक दिया हुआ रहता है d ग्रेटर देन 0, दूसरा d इक्वल टू, d मतलब फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी होता है विवेचक या विविक्तक। तो ये d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और एक पढ़े होंगे d लेस देन 0, बस ये 3 पढ़े होंगे। तो ये तीनों में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। तो चूंकि ये तीनों में क्या हो जाएगा आपका इमेजनरी हो जाएगा, क्योंकि d जब 0 से छोटा होगा, मतलब जब इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d, यही ना होता है, बटे 2a, और d के जगह क्या लिखते हैं, d बराबर होता है आपका b² - 4ac, यही ना होता है। तो यहाँ 4ac लिखिए या d लिखिए। तो यानी कि इसका जो रूट होता है, सोल्यूशन होता है x का, वो इसी पे डिपेंड करता है। तो अगर d का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाएगा, तो चूंकि रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वो इमेजनरी हो जाएगा, यानी इसका सोल्यूशन कैसा होगा, इमेजिनरी सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, इमेजिनरी। और ये दोनों का रियल आएगा, कैसा आएगा, रियल आएगा। देखिएगा रियल, इसका इमेजिनरी और इसका रियल। रियल मतलब हिंदी होगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। तो ये दोनों का वास्तविक संख्या है, पहली बात। और अगर d इक्वल टू 0 हो जाए, और कंडीशन अभी बढ़ाते चल रहे हैं, आप लोग यही 3 पढ़े हैं, हम 4 कैसे निकालेंगे देखिए। अगर d इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर हो जाए, तो ये 0 का वर्गमूल 0, तो यानी कि 0 अगर प्लस माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सीधा -b/2a हो जाता है। तो -b/2a यानी कि x का जो दो सॉल्यूशन आएगा वो दोनों कैसा आएगा, इक्वल आएगा। कैसा आएगा, इक्वल आएगा, और ये अनइक्वल आएगा। अनइक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये d जो है ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होगा तो इसका कुछ ना कुछ वर्गमूल निकलेगा, तो ये रियल आएगा, ये अनइक्वल आएगा।
तो इसका तो रूट ही नहीं निकलेगा, इमेजनरी होगा। तो रियल और इक्वल आएगा, तो रियल और इक्वल जब आएगा तो क्या आएगा, तो आएगा -b/2, और इसका तो सोल्यूशन ही नहीं है। और इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा -b ± √d/2a, इसका ये सोल्यूशन आएगा। तो एक आ जाएगा ये प्लस वाला, और दूसरा आ जाएगा आपका माइनस वाला, और दूसरा आ जाएगा आपका माइनस वाला। क्या आ जाएगा, माइनस वाला, ये -b √d/2, ये दो सोल्यूशन। और इसका भी दो सोल्यूशन आएगा, तो इसका दोनों सोल्यूशन वही सेम होगा, दोनों सोल्यूशन बराबर होगा, और इसका तो सोल्यूशन ही नहीं आएगा। तो ये रियल और इक्वल, ये रियल और अनइक्वल। अब देखिए, रियल और इक्वल और रेशनल, यानी ये परिमेय संख्या भी होगा, ये रेशनल भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या इसलिए होगा क्योंकि ये रूट तो है ही नहीं, ये टोटल इंटीजर में आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या भी होगा। अब इसमें दो भाग में बांट जाएगा, इसमें दो भाग में बट जाएगा। क्यों, ये या तो रेशनल भी हो सकता है, ये या तो ये परिमेय संख्या भी हो सकता है, या इरेशनल भी हो सकता है, या तो इरेशनल भी हो सकता है, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय। तो परिमेय कब होगा, अपरिमेय कब होगा, तो परिमेय तब होगा जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब इसका वर्गमूल निकाला जा सके, यानी कि इसको d<0 को, ये तो हम समझ गए। इसको दो भाग में हम बांट देंगे, इसको दो भाग में क्या बांटेंगे, ये देखिए d>0 दो भाग में पढ़ेंगे। कब, जब ये d जो है मतलब इसका वर्गमूल निकले, जैसे अगर यहाँ 16 रहता तो इसका वर्गमूल निकल जाता 4, और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ 18 रहता तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तब होता 3√2। तो अगर यहाँ पे ये इसका वर्गमूल अगर पूरा पूरा निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो, कैसा स्क्वायर हो, परफेक्ट, वर्गमूल निकल जाए, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा, और कैसा होगा, इरेशनल होगा, यानी अपरिमेय संख्या। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तब नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तब तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो ये हो जाएगा रियल यानी वास्तविक संख्या, एंड अनइक्वल यानी असमान, अनइक्वल तो दोनों होगा, और ये हो जाएगा रेशनल यानी परिमेय संख्या होता है, यानी कि ये रियल, अनइक्वल और रेशनल, और ये रियल, अनइक्वल और इरेशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा और नहीं निकलेगा, इतना ही अंतर, तो ये 4 भाग में हो गया। तो हमारा जो प्रश्न है, तो द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी d एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रियल होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा और अपरिमेय होगा। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक, असमान और अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा उत्तर, वास्तविक, असमान और अपरिमेय, ये कंडीशन फुलफिल है। आप लोग जो पढ़े होंगे वो 3 पढ़े होंगे, 1, 2 और ये 3, और इसको हम 2 भाग में बांट दी, बस यही तो अंतर। चलिए और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। और क्वेश्चन है समीकरण इतना के मूल्यों, ये तो सिंपल है, बोल रहा है समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। इतना के मूलों का योग, इसके मूलों का योग पूछ रहा है। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा और बीटा मानते हैं ना, तो यानी कि आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है,
माइनस बी बटे ए। तो यहाँ ए का वैल्यू है कितना 1 और बी का वैल्यू है ये -6 और ये सी का वैल्यू है 2। तो माइनस बी बटे ए, तो बी के जगह है -6, तो ये बी के जगह ये माइनस तो इसमें लगा हुआ है, बी के जगह -6 रखेंगे और बटे ए के जगह 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 6, 1 तो नीचे कोई मतलब नहीं, यानी आपका 6 आ गया। एक चीज और बता देते हैं, जब क्वेश्चन आ गया तो हम कंप्लीट करते चलते हैं। ये तो अल्फा प्लस बीटा इस प्रश्न में पूछा था, अगर बोलता अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट, दोनों मूलों का, ये मूलों का योग, अगर बोलता मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा तो होता सी बटे ए। अगर बोलता मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा, ये भी आता है। अगर यहाँ बोलता मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा तो आपका होता कितना √d/, ये याद रखिएगा। तो √d क्या होता है, तो ये d का वैल्यू होता है b² - 4ac का √अंडर और बट्टे ए, ये आपका होता है अल्फा माइनस बीटा बराबर। तो फिर ये निकालना होता है अल्फा इंटू बीटा, ये यानी ये मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का अंतर, यानी कि एक प्रश्न में हम तीनों कंप्लीट करा दिए। चलिए देखते हैं अब। किन्हीं लोगों को प्रश्न चाहिए ना अगर री एग्जाम वाला, ये 26 फरवरी वाला जो हम अभी सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम दे देंगे। बहुत से लोगों के पास नहीं, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम इतना चूंकि लंबा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, अब जो लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, जो पढ़े हुए होंगे, उनको तो थोड़ा बोरिंग लगेगा कि सर क्या मतलब इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, बस तेजी में बताते चलते। तो चूंकि वो सेट ले लीजिए, आप अपने से खुद से मार लीजिए अगर इजी लग रहा है तो। और जो लोग का थोड़ा सा वीक है सेक्शन, ये लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते चल रहे हैं। 61 क्या है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। 4 बहनों की औसत आयु कितना है 7 ईयर है। यदि माँ की उम्र को जोड़ दे, यानी एक और आदमी है, यानी कि ये माँ की उम्र को जोड़ दे, यानी अब कितना आदमी हो गया 5 आदमी, पहले 4 आदमी, 4 बहन का औसत उम्र कितना, ये एवरेज है, ये है नंबर ऑफ पर्सन और ये है एवरेज दिया हुआ है। तो ये एक आदमी और बढ़ जाए, यानी कौन, माँ बढ़ गया, तो अब औसत उम्र कितना हो जाता है, तो औसत उम्र 6 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 6 वर्ष बढ़ गया, पहले 7 था तो अब कितना हो गया 13 हो गया। कोई दिक्कत, तो अब देखिए, तो ये 4 बहनों का औसत उम्र 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो चारों बहनों का औसत उम्र है 7, तो चारों बहनों का उम्र टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म होता है। तो ये सम ऑफ टर्म बराबर, ये देखिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो सम ऑफ टर्म बराबर ये एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, यही होगा। तो सम ऑफ टर्म, तो ये 4 का उम्र, यानी कि ये 4 का नंबर ऑफ टर्म, 4 का औसत उम्र कितना है और एवरेज 7, तो टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 28, यानी कि इसका टोटल जोड़ कितना आ जाएगा आपका चारों बहनों का 28 वर्ष। और ये जब माँ को मिला लिया जाए, यानी कि मम्मी की उम्र को जब मिला लिया जाए, तो एवरेज 13 हो जाता है, यानी कि अब टोटल पांचों का, यानी कि 4 बहन और एक माँ का, यानी पांचों का औसत इतना, तो पांचों का औसत इतना, तो पांचों का जोड़ कितना, तो ये 5 गुने 13, यानी कि ये हो जाएगा 65। तो ये हो गया पांचों का टोटल उम्र जोड़ करके 65 और ये 4 बहन का 28, तो केवल माँ का पूछ रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा, ये 65 में से इसको घटा देंगे 28 को तो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें माँ का उम्र शामिल है और इसमें माँ का उम्र नहीं, इसमें चारों का है और इसमें माँ का भी शामिल, घटा देंगे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, यानी कि 7, 5 यानी कि 37, यानी कि आगे आपका 37। बस इसका बनाने का और सारा तरीका था, लेकिन ये तरीका थोड़ा इजी है, क्योंकि आप लोग इजी वे में समझ जाइएगा, नहीं तो जो लोग एवरेज पढ़े हुए हैं ना, वो और तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं थोड़ा बता ही देते हैं, क्या दिक्कत है।
या रहने दीजिए, एक ही तरीका सीखिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि जब कंपटीशन में पढ़ाते हैं ना तो इस तरीका से नहीं बताते, जैसे रेलवे और बैंक वाले को जब पढ़ाते हैं तो ये तरीका नहीं बताते, लेकिन आप लोग के लिए यही बेस्ट है। 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर बोल रहा है, दो वस्तुएं 1400 रुपए में खरीदी जाती है, उसमें से एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% के हानि पर बेची जाती है। दो वस्तु कितना में खरीदी जाती है? एसपी ऑफ टू ऑब्जेक्ट, बस डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि प्रश्न उधर है, ज्यादा लिखिए। एसपी है कितना दिया हुआ? 1400 रुपया खरीदी जाती है, उसमें से एक को 20% के लाभ पर, यानी कि 20% लाभ यानी प्लस 20%, दूसरे को 10% के हानि पर, यानी कि हानि मतलब -10%। ये डिनोट करने का तरीका है, हानि मतलब माइनस, लाभ मतलब प्लस। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे तो x मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में आपको प्रश्न पर 50 सेकंड समय मिलता है एक प्रश्न पर, तो केवल बनाने ही नहीं आना चाहिए, बल्कि बहुत से लोगों को आता है कि सब प्रश्न जानते हैं, बना लेंगे, लेकिन उनको 2 से 2.5 घंटे में नहीं बन पाएगा, उनको समय लग जाता है, तो भी कोई फायदा नहीं हुआ बनने का। मतलब आपको सही समय के अंदर बनाना है, तभी आप रिजल्ट कर पाएंगे, बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, समान यानी कि एसपी कांस्टेंट, उसको बोलते हैं एसपी कांस्टेंट, एसपी कांस्टेंट है। तो एसपी कांस्टेंट है, तो एसपी कांस्टेंट के लिए हम देखिए एसपी बराबर क्या होता है? सीपी इंटू परसेंट एसपी, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, ये देखिए ना, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लिख ही देते हैं, बहुत से लोगों को शॉर्ट में दिक्कत होगा क्योंकि बहुत दिन हो गया पढ़ाई छोड़े हुए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ये क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत विक्रय मूल्य, प्रतिशत विक्रय मूल्य ये होता है। तो चूंकि एसपी कांस्टेंट है यानी ये विक्रय मूल्य ये समान है, तो ये समान है तो हम ये तरीका पहले पढ़ाए हुए हैं, आप लोग नहीं पढ़े होंगे हमसे। तो ये कांस्टेंट है, ये तो ये दोनों इनवर्सली वैरीज करता है, यानी कि इसका जो अनुपात होगा उसका उल्टा अनुपात इसका होगा। तो परसेंट एसपी का अनुपात हमको दे दिया है, कैसे? क्योंकि जब बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है, तो 20% लाभ होगा, और सीपी मानते हैं 100%, यानी कि 100% में कोई वस्तु खरीद के लाए, 20% का लाभ हुआ यानी कितना में हम उसको बेचे, 120% में बेचे। फिर 10% का हानि हुआ दूसरा वस्तु पर, 10% हानि हुआ यानी कितना परसेंट में बेचे, 100 में से 10 घटा दीजिए 90%। तो ये दोनों का यानी परसेंट एसपी का अनुपात ये निकल गया 120, तो ये कटेगा, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा 3, और ये 3 से 4, यानी कि परसेंट एसपी का रेशियो 4:3। तो सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये इसके उल्टा होगा, इसका जो रेशियो होगा ना उसके उल्टा इसका, क्यों? चूंकि ये कांस्टेंट है। तो सीपी का रेशियो हो जाएगा 3:4, यानी कि एक वस्तु खरीदे थे 3 यूनिट में और दूसरा खरीदे थे 4 यूनिट में, यानी कि टोटल दोनों वस्तु कितना यूनिट में खरीदे थे, 4 और 3 7 यूनिट में। इधर लिखते हैं कितना यूनिट में खरीदे थे, 7 यूनिट में। तो टोटल खरीदे थे 7 यूनिट में, सॉरी हाँ, कितना में खरीदे थे, दो वस्तुओं का 1400 में खरीदी जाती है, ये सीपी है, खरीदी जाती है, यानी ये क्रय मूल्य सीपी है। तो 4 3 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि सीपी दो खरीदे थे कितना में, 1400। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 7 यूनिट बराबर 1400, तो 1 यूनिट बराबर 200, 7 से कटेगा 200। तो ये 3 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 200, तो 3 यूनिट बराबर 600 और 4 यूनिट बराबर 800, यानी कि ये 600 और 800, यानी कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, सॉरी क्रय मूल्य
600 और 800, एक 600 में खरीदे, दूसरा 800 में, तभी तो 8 6 1400 में खरीदे। देखिए ये सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि हम पीछे गलती बोल दिए थे, प्रश्न में दिया हुआ ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, 2 वस्तु इतना में खरीदा गया, तो ये सीपी नहीं एसपी, सॉरी एसपी नहीं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन होगा 600 और 800।